तो क्या देख रहे थे अपन फिर अभी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि अपन ने देखा कि विद इन अ सिस्टम एनर्जी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसी होगी? किसी भी सिचुएशन में। जैसे फॉर सपोज यहाँ से आप एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हो? नीचे गिराते हो। क्या करते हो? तो यहाँ पर जब तुमने इसको ऊपर होल्ड करके रखा है, क्या करके रखा है? पकड़ के रखोगे ना, तो उस समय क्या होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। इनिशियली ये ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रेस्ट। तो रेस्ट करने के दौरान इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी ना, कि नहीं होगी? बताओ। क्यों होगी जीरो? क्योंकि इसकी वेलोसिटी u कैसी है? जीरो। तो जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, दैट मींस उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। अभी इस समय काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है और ये तुम्हारा ग्राउंड है, तो इसकी एक हाइट होगी ग्राउंड से, हाँ या ना? हाइट है, मतलब यहाँ पर इसकी कौन सी एनर्जी एग्जिस्ट करती है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या कहता है तुम्हारे पास? इट इज mg और h, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। दैट मींस यदि हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो जितनी ऊंचाई तक तुम इसको ले जाओगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और एक समय जाके इसको होल्ड करोगे तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। और मैक्सिमम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर यदि तुम इन दोनों एनर्जी को ऐड कर दो, इस पॉइंट पर यदि अपन 1 बोल दें और यहाँ तुम इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर दो, तो इसकी कोई वैल्यू मिलेगी तुमको? काइनेटिक तो जीरो है, मतलब यहाँ पर टोटल एनर्जी E टोटल कितनी हो जाएगी तुम्हारी? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब इसको तुम यहाँ से छोड़ते हो, यू जस्ट लीव इट, तो इट विल ड्रॉप, इट विल कंटिन्यूअसली फॉल टू द ग्राउंड एंड इट विल बी हैविंग अ काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि अब तुमने इसको छोड़ा तो ये ग्रेविटी के कारण ये ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? नीचे आएगा। नीचे आने के कारण इसमें एक वेलोसिटी बनेगी। अब ये u जीरो नहीं हो सकता, अब ये u क्या होगा? कुछ वैल्यू रखेगा, इट विल कैरी सम वैल्यू। तो उसके कारण इसकी क्या चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी जो पहले जीरो थी वो कुछ बढ़ जाएगी। समझ रहे हो बात? वो वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी जीरो नाउ। जैसे ही तुमने इसको ड्रॉप किया, ये नीचे गिरने लगा, इस समय इसमें कुछ वेलोसिटी आ गई इन द फॉर्म ऑफ u और v, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ने लगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। मतलब यदि यहां पर ये 0 था और ये 100 था, तो टोटल कितना आना चाहिए? 100। यही होगा। अब ये बढ़ गया, ये 0 से कुछ बढ़ गया, अब यदि ये 10 हो गया तो ये कितना होना चाहिए? तब फिर से कितना आएगा? 100। मतलब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? कम हुई ना। और वैसे भी कम होगी, क्योंकि इसकी हाइट क्या हो रही है? भाई पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे बढ़ती है, हाइट कम होने पे कम होती है। तो तुमने देखा यदि अब 20 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 80। तो फिर टोटल कितना होना चाहिए? ये 50 हो गया तो ये भी होगा कितना? 50। टोटल कितना होगा? 100। दैट मींस दोनों एनर्जी का समेशन क्या होगा? कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। एंड दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर, है ना? तो यहाँ इस चैप्टर में जो तुमको बताया गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, तो ये है कि जब आप पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को ऐड अप करोगे किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंडीशन में, उस समय उनकी दोनों एनर्जी का एडिशन हमेशा सेम आएगा। किसी भी पॉइंट पे तुम उसको कैलकुलेट कर लो। अच्छा, अब सबसे नीचे आ जाओ तो व्हेन यू कम एट द बॉटम, यहां पर ये ऑब्जेक्ट की जैसे ये टच करने वाला होगा, ध्यान देना, जैसे ये टच करने वाला होगा बिल्कुल ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर, इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? मिनिमम, क्योंकि हाइट तकरीबन 0 होने वाली है। हाइट कितनी होने वाली है? 0। वो ग्राउंड पे पहुंचने वाला है,
तो ठीक इस समय पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, और जैसे ही वो ग्राउंड पे गिर गया अब फिर से उसकी दोनों एनर्जी क्या हो गई, अब ना तो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यदि बात करें, समझ रहे हो बात। तो दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा, इसको यदि और इलैबोरेटिव वे में तुम लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी को आप किससे बताते हो, हाफ mv स्क्वायर, हाँ है ना, और पोटेंशियल को किससे बताते हो, mgh। ये कैसा होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू देगा। कैसी वैल्यू देगा, फिक्स। तो यू कैन से हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh, ये इस तरफ ना लिखते, हम इस तरफ भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर हो? तो ये नोट कर लो जल्दी से। Next topic is rate of doing work. ठीक है, रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। जब आप कोई काम करोगे तो आपकी शक्ति को बताएगा, आपकी पावर को बताएगा। किसको बताएगा, पावर। और यदि कोई तुमसे बोले कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी क्षमता होती है, कैपेसिटी क्या होती है, क्षमता, और रेट क्या होता है, दर। दर मतलब विद रिस्पेक्ट। तो जब भी आप कैपेसिटी की बात करोगे वर्क की तो वो एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, एनर्जी। तो ध्यान रखना, एनर्जी की डेफिनेशन में आता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या आता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ध्यान रखना। तो एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क, पर जब भी तुम रेट ऑफ डूइंग वर्क की बात करोगे तो वो तुम्हारा बताएगा पावर। क्या बताएगा, पावर। तो आप ध्यान रखिएगा, पावर की डेफिनेशन समझ रहे हैं अपन। So if somebody asks you what is power, तो power is defined as the rate of doing work. लिखो, power is defined as the rate of doing work. Power is defined as the rate of doing work. अब यहाँ पर पावर को आप बताओगे P से, ये पूरा लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब भी आप किसी काम को टाइम के रिस्पेक्ट में जज करोगे तो वो आपकी पावर बताएगा, और जब भी आप किसी वर्क को कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मेजर करोगे तो वो आपकी क्या बताएगा, एनर्जी बताएगा। तुम कितना दौड़ सकते हो ये एनर्जी है, पर तुम कितने टाइम में दौड़ सकते हो वो पावर है। समझ जाओ बात। तुम 10 किलोमीटर दौड़ सकते हो और एक बच्चा 15 किलोमीटर दौड़ सकता है, तो कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, 15 किलोमीटर वाली, और किसकी कम है, 10 किलोमीटर वाली। पर वो 10 किलोमीटर 2 दिन में दौड़ता है और तुम 5 किलोमीटर 3 घंटे में दौड़ते हो, तो पावर किसकी ज्यादा है, 5 वाले। समय कम लिया ना, समय कम लिया। इसको और आसान तरीके से समझ लो कि फॉर सपोज एक पर्सन ए है, वो 10 किलोमीटर भागता है, और एक पर्सन बी है, वो 15 किलोमीटर भागता है। किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, 15 वाले, 15 वाले। अब वो 3 दिन में भागे, 4 दिन में भागे, या 2 घंटे में भागे, पर कैपेसिटी उसकी ज्यादा है। पर यदि पावर की बात करें तो हमको फिर टाइम पता होना चाहिए। अब यदि इसी केस को अपन वापस कर देते हैं 10-10, दोनों 10 किलोमीटर ही भागते हैं। अभी किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, दोनों की सेम है ना, कि नहीं है, दोनों की कैसी है, सेम है। पर ये 10 किलोमीटर 3 आवर्स में रन करता है, और ये 10 किलोमीटर 2 आवर्स में रन करता है। ये 3 घंटे लेता है, 2 घंटे लेता है। अब पावर किसकी ज्यादा है, जिसने समय कैसा लिया। तो तुम फॉर्मूले से समझ सकते हो
टाइम कम होगा तो पावर बढ़ेगी। सेम वर्क के लिए, कैसे वर्क के लिए? सेम वर्क के लिए तुम्हें सिर्फ टाइम देखना है, कैलकुलेशन पे ज्यादा नहीं जाना। सिर्फ टाइम देखो, जिसने टाइम कम लिया उसकी पावर क्या है? ज्यादा। पर अलग अलग वर्क होगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू कैलकुलेट। तो आपको पता होना चाहिए वर्क W और पता क्या होना चाहिए? टाइम T। दिस विल गिव यू पावर P। सर पावर और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, है ना? अभी वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ P, पावर। इसी को आप एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम के सरनेम के आधार पे बोला गया। उनका सरनेम था वॉट, तो इसी को बोल दिया गया WATT, वॉट, जेम्स वॉट। तो ये कौन सी यूनिट बन गई तुम्हारी? SI यूनिट। कौन सी यूनिट? SI। क्योंकि जितनी भी SI यूनिट है ज्यादातर किसी ना किसी के सरनेम पे बनी हुई है। तुम न्यूटन ले लो, आइजैक न्यूटन, सरनेम था, नहीं समझ रहे? पास्कल सरनेम है, गुप्ता जी सरनेम है। तो सर्च कर लिया भाई गुप्ता जी ने कुछ, तो गुप्तन यूनिट हो जाएगी। नहीं हो सकती। श्रीवास्तव यूनिट हो सकती है, हो सकती है, सर्च करते तो नहीं समझे बात। तो जितने भी फॉरेन सरनेम्स हैं उनके आधार पे जो यूनिट आती है उसको तुम SI यूनिट बोलते हो। कौन सी? शॉर्ट नहीं बोलते उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, है ना? इंटरनेशनल सिस्टम की जो यूनिट है वो SI कहलाती है। तो वॉट एक प्रकार से कौन सी यूनिट बन गई? SI। जूल भी अपने आप में अकेली कौन सी यूनिट है? SI। पर वो सेकंड के साथ आ गई तो अब MKS बन गई। तो जूल पर सेकंड नहीं बोला जाता, ज्यादातर क्या बोला जाता है? और यदि ऐसा बोला जाएगा तो जूल को बदलना पड़ेगा तुमको। किसमें? न्यूटन मीटर डिवाइड बाय सेकंड। जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क के पन्ने पलटा उसमें दिख जाएगा। वर्क का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। उसी को क्या बोलते थे? जूल। अब न्यूटन को भी और कन्वर्ट करो तो न्यूटन क्या होता था? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में क्या है? मीटर, ये वाला मीटर, ये तो न्यूटन बना। डिवाइड में क्या है? सेकेंड। अभी देखो ध्यान से, सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया? और मीटर इनटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो तुम्हारे पास MKS, परफेक्ट MKS यूनिट पावर की क्या बनी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये किसकी यूनिट होती है? पावर की। किस टर्म्स में? MKS। किस टर्म्स में? जब तुम पूरा सॉल्व करके करते हो। और यदि तुम्हें शॉर्ट में बोलना है तो जूल पर सेकंड को ही क्या बोल सकते हो? तो ज्यादातर क्वेश्चन में तुम्हारी बुक में तुमको वॉट मिलेगा। क्या मिलेगा? तो पावर समझ में आया क्या है? इसको नोट कर लो, बाकी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट क्लास में इसका करेंगे, ठीक है?